नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 है और यहाँ पर हम लोग टोटल 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रंगनाथ राव ने 1954 में किस हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? तो ये आपका है अहमदाबाद, गुजरात में। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा लोथल। लोथल का एक्सकवेशन 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक तरफ आपका लिखा हुआ है साइट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि क्या वहां से मिला हुआ है। ठीक है, फाउंडिंग्स आप कह सकते हैं कि वहां दूसरी साइड में लिखा हुआ है। तो हड़प्पा में कॉपर ब्लॉक कार्ट या फिर तांबे की बैलगाड़ी ही मिली थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो हमारा सही है, वो आंसर हो नहीं सकता। मोहनजोदाड़ो में आप कह सकते हैं स्टेटस ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल या फिर तांबे की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि चानुदाड़ो में लकड़ी का हल और अग्नि वेदिका मिली थी, वुडन प्लफ एंड फायर अल्टर्स, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। जो लकड़ी का हल है, वुडन प्लफ एंड फायर अल्टर्स, ये आपके चानुदाड़ो से नहीं मिले थे, ये आपके काली बंगन से मिले थे। ठीक है, काली बंगन। तो इस तरह से गलत ऑप्शन का चयन करना था, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी डी में जो लोथल लिखा हुआ है वहां पर फर्स्ट मैनमेड पोर्ट मिला था, पहला मानव निर्मित बंदरगाह, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग करेक्टली। आपको यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले गोल्ड, ये कहाँ पर आप कह सकते हैं कि किस हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था हड़प्पा में? तो गोल्ड आपका अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, बाकी कॉपर आपका बलूचिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, टिन ईरान से किया जाता था और जेड पामीर से। तो इस तरह से ये जो मिलान है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सोना अफगानिस्तान से, तांबा बलूचिस्तान से, टिन आपका ईरान से और जेड आपका पामीर। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में वेदों में 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रातों का उल्लेख किया गया है? और इस सिद्धांत के समर्थक का नाम भी आपको बताना है कि इस सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो आपको पता होगा कि जो आर्कटिक रीजन थियरी है, ठीक है, और इसके जो समर्थक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसी थियरी के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक से आए हुए हैं, वो ध्रुव के भारत की ओर आए हुए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। द ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन ऑफ द ऋग्वेदा इज, ऋग्वेदा आप कह सकते हैं कितने स्तुतियों का संग्रह है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है ये हमारा टोटल 1028 स्तुतियों का संग्रह है। और ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ विच हिम्स? तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ शकला, शाखा और शाखा हिम्स। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शकला, शाखा और 1028। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका एनिमल सेक्रीफाइस हैज बीन कंडेम्ड? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो जो अशोक का पहला अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, उसमें पशु बलि की या एनिमल सेक्रीफाइस को कंडेम किया गया है, उसकी निंदा की गई है। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो क्वेश्चन का है वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हैज बीन मेंशन्ड? मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का उपचार का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है अशोक के? तो आप कह सकते हैं कि जो दूसरा शिलालेख था उसमें पशु और मानव दोनों के ही चिकित्सा उपचार का उल्लेख किया गया है। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिलेटेड टू द ऑफिसर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में
केंद्रों के अधिकारियों से संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है काजी उल कुजत और उसके आगे लिखा हुआ है न्यूज रिपोर्टर या समाचार संवाददाता। ध्यान रखिएगा, जो काजी उल कुजत था, है ना, ये आपके न्यायिक विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। तो इस हिसाब से इसका तो ये हो जाएगा। उसके बाद है मुशरिफ ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार को ही कहते थे या फिर अकाउंटेंट जनरल को। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है और यही इसका उत्तर होगा। बाकियों में क्या गलत है ये देख लेते हैं। मुस्तौफ ए मुमालिक ऑडिटर जनरल या महालेखा परीक्षक को कहा जाता था। और वकिया नवीश आप कह सकते हैं कि न्यूज रिपोर्टर को कहा जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन। तो फैजी ने लीलावती को फारसी में लीलावती का अनुवाद किया था। और उसी में आगे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू पर्शियन। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो थे आपके अब्दुल रहीम। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल डिपार्टमेंट्स अंडर दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत था आपका, उसमें जो केंद्रीय विभाग थे उससे संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही का चयन करना है, ध्यान रखिएगा करेक्ट का। तो दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, तो ये गलत मिलान है। दीवाने इश्तियाक जो था ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था। दीवाने को ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। और जो दीवाने इंशा है, ध्यान रखिएगा, ये पत्राचार विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल शेर शाह सूरी हैड डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था, चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, बाकी जो तीनों बैटल्स लिखे हैं, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा, इसमें बाबर ने बैटल ऑफ खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और बैटल ऑफ घाघरा में बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, तो बाकी सारे आप कह सकते हो बाबर एंड अदर पार्टीज के बीच में हुए हैं। बाकी जो बैटल ऑफ चौसा है उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाउंडर ऑफ द होयसल डायनेस्टी। होयसल डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था, ध्यान रखिएगा, विष्णुवर्धन। और फिर पूछ रहा है कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो सतवाहना जो डायनेस्टी थी या जो सतवाहना राजवंश था उसके संस्थापक का नाम था सिमुक। ठीक है, तो इस तरह से होयसल डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक का नाम था विष्णुवर्धन। और सतवाहना जो राजवंश था उसके संस्थापक का नाम था सिमुक। बाकी यहाँ पे आपको एक और नाम दिख रहा है, दुर्लभ वर्धन। तो दुर्लभ वर्धन आप याद रख लीजिएगा कि कारकोट वंश के संस्थापक का नाम था। और इसी में एक और नाम याद रखिएगा कि अवंती वर्मन उत्पल वंश के संस्थापक का नाम था। ठीक है, दुर्लभ वर्मन ये आपका था कारकोट वंश के संस्थापक का नाम। अवंती वर्मन ये आपका था उत्पल राजवंश के संस्थापक का नाम। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विष्णुवर्धन और सिमुक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड एंड हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1905 में बंबई में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना 1905 में बॉम्बे में जीके गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1905 में बॉम्बे में हुई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी लंदन में 1866 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको गलत का विकल्प का चयन करना है। और पहला लिखा है कि सत्य शोधक समाज, और फिर लिखा है 1873, बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी 1873 में हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में, और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना 1889 में ना होकर के 1887 में हुई थी। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है।
तो लिखा है कि आत्मीय सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जो कि पहला स्टेटमेंट गलत है। जो आत्मीय सभा थी ये राजा राम मोहन राय की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन ही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। तो तत्वबोधिनी जो सभा था देवेंद्र नाथ ठाकुर का था, धर्म सभा आपका राधाकांत देव का था, और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा आपकी दादा भाई नौरोजी की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये सारे इवेंट्स को लगाना है। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 28 मई 1920 को आई थी, तो ये हो जाएगा आपका 18 मई 1920। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जून या आप कह सकते हैं 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या फिर मॉन्टेग्यू घोषणा ये आपका हुआ था 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 में। और रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है 19 मार्च 1919 में। तो इस हिसाब से जब आप क्रोनोलॉजी में इसको लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दोबारा से लगाना है। सी राजगोपालाचारी का जो सीआर फॉर्मूला था ये आपका आया था 1944 में। वेवेल प्लान आपका आया था 1942 में। इसी को आप कह सकते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस भी आपका 1942 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था आपका 1945 में। और कैबिनेट मिशन प्लान आया था आपका 1946 में। तो सही आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय फॉरवर्ड ब्लॉक हैड बीन फाउंडेड। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम के दौरान या उसके रेन में आप कह सकते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। उसी के बाद अगला क्वेश्चन है कि अगस्त ऑफर किस साल आया था? तो अगस्त ऑफर आपका आया था 1940 में। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहां पर लगाना है। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपकी 1936 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1934 में। कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था 1932 में, जिसके बाद आप कह सकते हैं पुनः पैक्ट हुआ था। और दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा कब की गई थी? तो ये आपकी हुई थी 1929 में। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सही क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला ग्रामीण अधिवेशन था वो कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था 1936 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसे फर्स्ट विलेज सेशन भी कहते हैं। ठीक है, 1936 में जो फैजपुर सेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा 1936 का फैजपुर सेशन, ये कांग्रेस का पहला सेशन या पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। मूक नायक न्यूज़पेपर बिल्कुल बी आर अम्बेडकर का था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद अगला है नवजीवन न्यूज़पेपर। नवजीवन न्यूज़पेपर ध्यान रखिएगा फिरोज शाह मेहता का नहीं था, यह आपका महात्मा गांधी का था। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय का था, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इंडियन ओपिनियन अखबार जो था ये आपका महात्मा गांधी का था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इन्फेंटिसाइड वाज बैंड? किस वायसराय के शासनकाल में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर जो आपका इन्फेंटिसाइड था या फिर शिशु हत्या थी उस पर बैन कर दिया गया था। और शारदा एक्ट आप कह सकते हैं कि इरविन के टाइम पर पास हुआ था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो दारुल उलूम आंदोलन यह आपका हुआ था 1868 में। अलीगढ़ मूवमेंट आपका हुआ था 1875 में। फराजी मूवमेंट आपका हुआ था 1819 में। और तायूनी मूवमेंट हुआ था 1839 में। तो इस हिसाब से जब क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। द मेन लीडर ऑफ द चुआर रिबिलियन लिखा हुआ है बुद्धू भगत, जो कि बिल्कुल गलत है। बुद्धू भगत आपके किस लीडर के रिबिलियन थे? तो कोल रिबिलियन के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चुआर रिबिलियन के जो मेन लीडर थे उनका नाम था जगन्नाथ। ठीक है,
तो यहां पर बुद्धू भगत नहीं होगा, यहां पर होगा जगन्नाथ। उसके बाद मेन लीडर ऑफ रामोसी रिविलियन, रामोसी विद्रोह के नेता का नाम था चितर सिंह, जो कि बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्टली मैच, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं गलत क्या है। तो मेन लीडर ऑफ पागलपंथी रिविलियन, पागलपंथी रिविलियन का या फिर पागलपंथी जो विद्रोह था उसका प्रमुख नेता जगन्नाथ को बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पागलपंथी रिविलियन या फिर विद्रोह का प्रमुख नेता था आपका टीपू शाह। ठीक है, टीपू शाह। और कोल रिविलियन का प्रमुख नेता अभी मैंने आपको बताया बुद्धू भगत। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कंपाराम और भवन सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो ध्यान रखिएगा, तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट आपका बंगाल में हुआ था 1946 में। तो कंपाराम और भवन सिंह ये तेभागा मूवमेंट के नेता थे, 1946 में बंगाल में हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। जलदापरा नेशनल पार्क या जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 2014 में। पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2008 में। बिशन नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में है, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 2007 में। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, जो कि स्थापित हुआ था 2006 में। तो क्रोनोलॉजी में जब आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ टाइगर रिजर्व लिखे हुए, दूसरी तरफ आपको स्टेट मिलेंगे। तो कवल टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ये आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि गलत है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी दंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा, आसाम में नहीं है। और बोर टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम दिए हैं और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कंसर्न स्टेट लिखा हुआ है। तो जो गुम्पा वन है, ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के ही हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद सरना जो वन है, पवित्र उपवन है, वो आपकी झारखंड में है। सारा कावू, ध्यान रखिएगा, ये आपके केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कोविल काडू आपके पुडुचेरी के पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रुप्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। मलमपुजा बॉटेनिकल गार्डन लिखा हुआ है केरला, तो बिल्कुल सही है। मलमपुजा बॉटेनिकल गार्डन ये आपका पलक्कड़ केरला में, ध्यान रखिएगा, पलक्कड़ केरला। उसके बाद है अगला इसी में पिलिकुला बॉटेनिकल गार्डन। पिलिकुला बॉटेनिकल गार्डन, ध्यान रखिएगा, ये आपका मंगलोर कर्नाटक में है। ठीक है, सिक्किम में नहीं है, मंगलोर कर्नाटक। तो यही वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्ट का चयन करना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला करेक्टली मैच्ड है। तो बाकी सब में क्या गलत है ये देख लेते हैं। तो जो आपका पिलिकुला बॉटेनिकल गार्डन है, ये आपका मंगलोर कर्नाटक में है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन आपका हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, कर्नाटक लिखा हुआ गलत है, हावड़ा वेस्ट बंगाल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल गार्डन, ये आपका है गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त? कौन सा दक्षिण भारतीय त्यौहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है? तो इनमें दिए हुए त्योहारों में आप कह सकते हैं ओणम, ये आपका अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल? तो अप्रैल के महीने में विशु मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में आपका पोंगल होता है। ठीक है, उसके बाद मार्च में आप कह सकते हैं उगदी। अप्रैल में हम लोगों ने बात की विशु, और इसके बाद अगस्त में आपका ओणम होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। उड़ीसा में लिखा हुआ है राजा परबा महोत्सव, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नागालैंड में लिखा हुआ है योशांग फेस्टिवल। योशांग फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, ये आपका मणिपुर का है, नागालैंड का नहीं है। तो यही वाला उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, यहां पर होना चाहिए मणिपुर। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ में आपका मुगी पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, तेलंगाना में आपका बोनालू फेस्टिवल होता है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है।
विटामिन B2 में लिखा हुआ है बेरी बेरी, तो विटामिन B2 नहीं, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, B1 होगा यहाँ पर। उसके बाद विटामिन B6 की कमी से कह रहा है रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब मंद वृद्धि। ध्यान रखिएगा B2 की कमी से मंद वृद्धि होती है, मतलब जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। बाकी विटामिन B12 की कमी से अनीमिया ही होता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस तरह आप देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच या पालक में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ब्यूटारिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है। और लॉरिक एसिड जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल होगा। कोकोनट ऑयल में या नारियल के तेल में आप कह सकते हैं कि लॉरिक एसिड पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है, तो पहला दूसरा करेक्ट है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। बोरिक एसिड लिखा हुआ है यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो स्टोरेशन होता है वो प्लास्टिक कंटेनर्स में होता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरीज, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो तीनों ही करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है हमारा वो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में इनकरेक्ट ढूंढना था, तो एक तरफ लिखा हुआ है एप्सम लवण, एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट आप कह सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सल्फेट नहीं होता है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सल्फेट नहीं होगा, यहां पर होगा कार्बोनेट। ठीक है, बाकी सारे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग एन एलॉय स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बनाने में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आयरन, क्रोमियम और निकिल, ये तीनों मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 82% आयरन होता है, ठीक है, और बाकी 18% में क्रोमियम एंड निकिल होता है। तो आप देखिए आयरन, क्रोमियम, निकिल तीनों दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगला पार्ट है क्वेश्चन का, वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद सिल्वर व्हाइल मेकिंग अलॉय स्टर्लिंग स्टील। स्टर्लिंग स्टील या स्टर्लिंग सिल्वर, सिल्वर बी से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो स्टर्लिंग सिल्वर में सिल्वर के साथ कॉपर मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर के साथ कॉपर मिलाया जाता है। तो 92.5% सिल्वर होता है और अक्रॉस से 8% या 7.5% कॉपर होता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड या एस्टेब्लिश्ड। किस नदी पर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया गया है, तो ध्यान रखिएगा झेलम नदी पर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। बाकी बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। घाट प्रभा नदी जल परियोजना, घाट प्रभा नदी जल परियोजना लिखा हुआ है आपका कर्नाटक, जो कि बिल्कुल सही है। करेक्ट का ही चयन करना था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी में देख लेते हैं गलत क्या है। जवाहर सागर रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्थान में, ना कि हिमाचल प्रदेश। कहां पर है, ये आपका राजस्थान में है। उसके बाद कंग सावती नदी जल परियोजना, ये आपका राजस्थान में नहीं है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और नापथा झाकरी नदी जल परियोजना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बाकी सारे इनकरेक्ट मैच थे, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो घाट प्रभा रिवर जल परियोजना है ये आपका कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी का नाम लिखा हुआ है। तो झेलम नदी की जो सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है किशन गंगा रिवर, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और रावी नदी की सहायक नदी सियोल रिवर है। ओंग रिवर, ध्यान रखिएगा, ये आपकी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था, तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो बराकर रिवर है ये दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ देश लिखे हुए, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां लिखी हुई हैं। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, कोलंबिया की कैपिटल है आपकी, आप कह सकते हैं बगोटा, लीबिया की कैपिटल है आपकी ट्रिपोली, और मोजाम्बिक की कैपिटल है आपकी मपूतू। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब स्टेब्लिश किया गया था। तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपका 1969 में स्टेब्लिश किया गया था। और ये डिस्प्यूट किन किन स्टेट्स के बीच में है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा।
तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो था ये किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में जो नर्मदा वाटर को लेकर के डिस्प्यूट था उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट टॉप 3 बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर 1 पे है बाजरा प्रोडक्शन में राजस्थान, फिर आपका है उत्तर प्रदेश और उसके बाद है आपका हरियाणा। तो पंजाब इस लिस्ट में नहीं है। उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 कैश्यू नट प्रोडक्शन, मतलब काजू के उत्पादन में जो टॉप 3 राज्य हैं उनमें से उन राज्यों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, टॉप 3 जो कैश्यू नट प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, सबसे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, मतलब काजू के उत्पादन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा। तो हिसाब से कह लीजिए कि जो कर्नाटका है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 ज्वार प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जो शीर्ष 3 ज्वार उत्पादक देश हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा देश नहीं आता है। तो सबसे ऊपर है आपका यूएसए, अमेरिका। ठीक है, टॉप 3 में जो शोरगम या ज्वार के उत्पादन में नंबर 1 पे आपका अमेरिका, सेकंड नंबर पे है नाइजीरिया और थर्ड नंबर पे आपका इथियोपिया। तो ब्राजील इस लिस्ट में कहीं पे भी शामिल नहीं है। और फिर पूछा जा रहा है कि नेम द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र जो है, ध्यान रखिएगा, शोरगम या फिर ज्वार के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 बायराइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप 3 बायराइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे है आपका मोरक्को। तो चाइना, इंडिया, मोरक्को में आप देखिए कहीं पे भी लिस्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। और अगर इंडिया में बात किया जाए तो जो तेलंगाना है वो बायराइट के प्रोडक्शन में या बेराइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो इस हिसाब से जो ए ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, टॉप 2 गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो नंबर 1 पे आपका कर्नाटका और नंबर 2 पे झारखंड। कर्नाटका में ऑलमोस्ट 99.8% का गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बॉर्डर को या सीमा को कौन से स्टेट्स छूते हैं? तो एक आपका है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे तो टोटल 5 स्टेट्स हैं और सिक्किम इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, म्यांमार शेयर्स कितने किलोमीटर की बाउंड्री म्यांमार इंडिया के साथ शेयर करता है? तो 1643 किलोमीटर। और वही अगर नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किस शहर से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो सोनहाथ शहर है छत्तीसगढ़ का, वहां से होकर के गुजरती है। या फिर आप कह सकते हैं कि झारखंड में ये लोहारदगा से होकर के गुजरती है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका के टोटल आप कह सकते हैं 5 कंट्रीज से मकर रेखा होकर के गुजरती है। उन 5 कंट्रीज का नाम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन 5 कंट्रीज से होकर के आप कह सकते हैं कि मकर रेखा गुजरती है। तो इस लिस्ट में आप देखिए कहीं पर भी इथियोपिया का नाम शामिल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्लैक सी डज नॉट एक्सटेंड, मतलब जो ब्लैक सी है, काला सागर, कितने देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की। ये टोटल 6 देश हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि जो काला सागर है वो फैला हुआ है। और इस लिस्ट में आप देखेंगे तो कहीं पर भी क्रोएशिया शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज लोकेटेड इन बिटवीन ईरान एंड ओमान। तो आप कह सकते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट जो है ये आपका ईरान और ओमान के बीच में है। बाकी जो ओट्रांटो स्ट्रेट है ये आप कह सकते हैं इटली और अल्बानिया के बीच में है, इटली एंड अल्बानिया। उसके बाद मेसिना स्ट्रेट जो है ये आपका इटली और सिसिली के बीच में है। जैसे इटली है आपका मेडिटेरेनियन सी में, इसके नीचे आप देखेंगे छोटा सा आइलैंड है वो आपका सिसिली है। तो इटली और सिसिली के बीच का जो स्ट्रेट है उसी को मेसिना स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, मेसिना जलडमरूमध्य। और युकाटन जलडमरूमध्य जो है ये आपका मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि जो होर्मुज जलडमरूमध्य है आपका ईरान और ओमान के मध्य में है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, मतलब लंबाई के अनुसार नदियों को बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है।
तो येलो रिवर जो है उसकी जो लेंथ है ध्यान रखिएगा 5464 किलोमीटर की है। जो कॉन्गो रिवर है आपकी लगभग 4700 किलोमीटर लंबी है। और मिसिसिपी रिवर ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में है, ये आपकी है 6275 किलोमीटर लंबी। और जो यांगत्जे रिवर है ध्यान रखिएगा ये आपकी है 6418 किलोमीटर की, जो कि इंडिया में बहती है। तो हम कह सकते हैं, सॉरी इंडिया नहीं, एशिया में बहती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि अगर आरोही क्रम कौन सा होगा तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53, नेम द इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स। तो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाहों की संख्या वाला जो भारतीय राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह है। और आप कह सकते हैं कि जो बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्राइट हैंडल्ड, मतलब माल ढुलाई की मात्रा के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है कांडला पोर्ट। ठीक है, तो गुजरात में कांडला पोर्ट ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो धनजोरी पहाड़ियां ये आपकी झारखंड में है, मिकिर हिल्स आपके असम में ही है, मिशमी हिल्स ध्यान रखिएगा ये मेघालय में नहीं है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी लुशाई हिल्स जो है ये आपकी मिजोरम में ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला है आपका हिस्पर हिमनद। हिस्पर हिमनद ध्यान रखिएगा काराकोरम माउंटेन रेंजेस में है। बाकी जो आपका बैफो ग्लेशियर है या फिर जो बाल्तोरो ग्लेशियर है, या हिस्पर, बैफो, बाल्तोरो, ये तीनों ही आपके काराकोरम में है। बाकी जो सोना पानी हिमनद लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा ये आपका पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, पीर पंजाल। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके पर्वत चोटियां लिखी हुई है, दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। तो जो आपका सोन सोगोर पर्वत चोटी है या फिर सोन सोगोर माउंटेन पीक है, ये आपकी उड़ीसा में नहीं है, ये आपकी कहां पर है, गोवा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कलसुबाई आपका महाराष्ट्र में है, माउंट सरामती आपका नागालैंड में है, और जो डोडा बेटा है आपका तमिलनाडु में है। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड है। पहला वाला इनकरेक्ट मैच्ड है, क्यों? क्योंकि जो सोन सोगोर है ये आपका उड़ीसा में ना होकर के कहां पर है, गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 57, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तालकोना जलप्रपात ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद कुडुमारी जो वाटरफॉल है ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये आपका कर्नाटक में ही है। और अगाया गंगाई वाटरफॉल ध्यान रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। कटक ध्यान रखिएगा महानदी के किनारे मौजूद है, जबलपुर आपका नर्मदा के बैंक पर है, और नासिक जो है ध्यान रखिएगा ये गोदावरी नदी के तट पर मौजूद है। बाकी जो तिरुचिपल्ली है यहाँ पर कावेरी नदी के तट पर मौजूद है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम हैज बीन गिवन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्किम को विशेष राज्य का प्रावधान या सिक्किम के विशेष में, सिक्किम के संबंध में जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 371F। ठीक है, 371F अनुच्छेद 371F इसमें दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 124 जो कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 124 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 124A ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। 124C बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द लॉज रिगार्डिंग दिस मैटर। तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 61, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी कब फॉर्म किया गया था, तो ध्यान रखिएगा जो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी है 1947 में बनाई गई थी, वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, इट वॉज इन्वेस्टेड टू डबल द पर कैपिटा इनकम इन हाउ मेनी ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय को कितने वर्ष में दुगने करने की परिकल्पना की गई थी, तो ये आपका है तो टोटल 15 ईयर्स। और अगर पूछा है कि नेशनल इनकम को 15 सालों में कितना बढ़ाने की बात की गई थी बॉम्बे प्लान से संबंधित, तो वो 3 गुना नेशनल आप कह सकते हो इनकम को बढ़ाने की बात की गई थी। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देखिए कि 15 साल और 3 गुना का कोई भी मैच नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पूछा जा रहा है पहली पंचवर्षीय योजना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है तीसरी पंचवर्षीय योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी, ये भी करेक्ट है। बाकी लिखा है 5th 5-year प्लान में गाडगिल फॉर्मूला, तो ये बिल्कुल गलत है। गाडगिल फॉर्मूला किसको कहा जाता था, ये आपका 4th 5-year प्लान था। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको गाडगिल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता था, तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64,
व्हेन वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, मतलब केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका 1986 में स्टार्ट किया गया था। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, When ahead India became the member of World Trade Organization, तो भारत WTO का मेंबर बना था 1 जनवरी 1995 को, ध्यान रखिएगा। और टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान हैड बिकम द मेंबर, मतलब कि कौन सा 5 ईयर प्लान 1995 में चल रहा था? तो वो आपका था 8th 5 ईयर प्लान। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। राजीव महर्षि समिति, तो राजीव महर्षि समिति आप कह सकते हैं 2020 में बनाई गई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है इंतेजी श्रीनिवास समिति, ये आपका 2018 में बनाया गया था। और कस्तूरी रंगन कमेटी आपकी 2017 में बनाई गई थी। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। दांतेवाला कमेटी, इट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, गरीबी आंकलन संबंधित था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। गोईपोरिया कमेटी जो थी आपकी बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए थी, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी गाडगिल कमेटी लिखा हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये गलत है। आपकी जो गोस्वामी कमेटी थी, ध्यान रखिएगा, गाडगिल कमेटी नहीं थी, गोस्वामी कमेटी थी। ये आपकी बैंकिंग, आप कह सकते हो बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म से, सॉरी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट रेड पांडा स्टार्टेड, मतलब जो आपका लाल पांडा परियोजना थी, ये कब शुरू की गई थी? तो 1996 में, ध्यान रखिएगा, 1996 में स्टार्ट की गई थी। प्रोजेक्ट थामिन डियर कब स्टार्ट की गई थी? तो ये आपकी 1997 में स्टार्ट की गई थी। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो ओजोन की खोज किसने की थी? तो ओजोन की खोज की थी क्रिश्चियन शोनबिन ने, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो नियॉन लैम्प थी उसकी खोज की थी जॉर्ज क्लाउड्स ने, और जो वैक्यूम क्लीनर था उसकी खोज की थी ह्यूबर्ट्स सेसिल बूथ ने। तो बाकी दोनों आप देखेंगे तो इनवर्स लिखे हुए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, सोडियम क्रोमेट जो कांच होता है उसमें कौन सा कलर देता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर देता है सोडियम क्रोमेट। वहीं पर अगर क्यूप्रिक सॉल्ट की बात करें तो ये पीकॉक ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, साउंड ऑफ इंटेंसिटी मोर देन हाउ मेनी डेसिबल्स इज कॉल्ड नॉइस, मतलब कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साउंड को आप शोर के नाम से जानते हो, नॉइस के कैटेगरी में डालते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई साउंड है और उसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल से ज्यादा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, या 80 डेसिबल है, तो उसे हम नॉइस की कैटेगरी में डालते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी तरफ एसआई मात्रक का नाम लिखा हुआ है। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर वेग प्रवणता का जो आप कह सकते हैं एसआई यूनिट है, या प्रति सेकंड है, पर सेकंड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्षणिकता गुणांक या फिर विस्कोसिटी कोफिशिएंट न्यूटन सेकंड पर मीटर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये आपका जूल केल्विन से इसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 73 में इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। उपसर्ग दिए हैं और 10 की घात लिखी हुई है एक तरफ। तो एक्सा जो है, ध्यान रखिएगा, 10⁻16 नहीं होता है, ये आपका होता है 10⁻18, ठीक है। तो 10 की घात जो 18 होती है उसको एक्सा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा गलत है, तो पहला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन जो लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हुए हैं। टेरा आपका 10⁻12 होता है, मेगा आपका 10⁻6 होता है, और जो हेक्टो होता है इट इज 10⁻2 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ब्लड जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका साइज होता है आपका 10⁻⁻5 मीटर। वहीं पर आप देखेंगे कि थिकनेस ऑफ जो नॉर्मल पेपर होता है उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 10⁻4 मीटर, और नॉर्मल बैक्टीरिया की जो थिकनेस होती है 10⁻8 मीटर होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, मास के आधार पर या द्रव्यमान के आधार पर उनको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है 10⁻⁻⁴
-27 किलोग्राम, ये आपका प्रोटॉन होता है। यूरेनियम के एक एटम का जो मास होता है वो आपका होता है 10⁻⁻25 किलोग्राम, और अगर वहीं बात करें 10 पार्टिकल की तो ये होता है आपका 10⁻⁹ किलोग्राम। तो इस हिसाब से अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। जो पायरोलुसाइड होता है ये मैग्नीज का एस्क होता है पायरोलुसाइड। उसी तरह अगर लेड के एस्क की बात करें, शीशे के एस्क की, तो शीशे के एस्क का नाम है गेलेना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो मरकरी है उसके एस्क का नाम है आपका सिनेबार। और ध्यान रखिएगा कॉपर का एस्क कैल्वेराइट नहीं होता है, ये आपका गोल्ड का एस्क होता है। ध्यान रखिएगा ये आपका गोल्ड का है, तो यही इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, Which of the following waves are used in producing the photoelectric effect in killing the bacterium? किन तरंगों का उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, यूवी रेज, उनका यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following substances has the highest specific heat? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? तो जो पीतल है ब्रास, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, ध्यान रखिएगा 0.09। वहीं पर लोहे की विशिष्ट ऊष्मा है 0.11। टार्पेंटाइन जो ऑयल होता है, तारपीन का तेल, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.42। वहीं पर कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा है या फिर स्पेसिफिक हीट है 0.17। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इनमें कौन सा है? सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, टार्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, या फिर तारपीन का तेल। अगला क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा लेंस जो एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट होता है उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है? अबिंदुकता का जो दोष होता है, तो अबिंदुकता का जो दोष होता है उसे बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है या सिलेंड्रिकल लेंस से दूर किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं उसमें आपका एक तो प्लेटिनम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीज होता है और ऑक्सीजन होता है। तो प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन ये आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं। उसी तरह अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज की बात करें तो जिंक, गोल्ड, बिस्मथ और मरकरी। जिंक, गोल्ड, बिस्मथ और मरकरी, तो ये आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आपसे अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है और दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो मलेरिया जो है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। चिकन पॉक्स लिखा है वेरियोला वायरस, जो कि गलत है, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स नहीं होता है, स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से। उसी तरफ जो प्लेग है ये आपका येरसिनिया पेस्टिस से होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है, मतलब संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से बोरो की गई है? तो ये आपकी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th शेड्यूल को संविधान का हिस्सा कब बनाया गया था, कब इसको जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1985 में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जिसको हम लोग दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं, मतलब आया राम और गया राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पार्ट 8 लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरीज की बात पार्ट 8 में की गई है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी जो पार्ट 9 ए लिखा हुआ पंचायत है वो गलत है। आपका जो पंचायत वो आपका पार्ट 9 में है, ठीक है। उसके बाद 9B में लिखा हुआ है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, तो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया आपके 9B में ना होकर के पार्ट 10 में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे केवल पहला ऑप्शन आपका करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंटरिम गवर्नमेंट में जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में था। वहीं पर इंडस्ट्री सप्लाई होता है ये आपका डॉक्टर जॉन मथाई के अंडर में था। तो सी राजगोपालाचारी ये आपका गलत हो जाएगा। जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई के अंडर में आप कह सकते हैं इंडस्ट्री और सप्लाई दिया गया था। तो बी ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो लियाकत अली खान थे इनके अंडर में फाइनेंस था और आसफ अली के अंडर में रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। और ये बात की जा रही है माइनर कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा की जो लघु समितियां हैं उनसे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी, ध्यान रखिएगा ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। वहीं पर जो क्रेडेंशियल्स कमेटी थी, ध्यान रखिएगा ये आपकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अंडर में थी। और जो हाउस कमेटी थी ये आपकी बी पट्टाभी सीता रमिया के अंडर में थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी होती है आपकी डॉक्टर के एम मुंशी के अंडर में थी, कार्य संचालन समिति आपकी डॉक्टर के एम मुंशी के ही अंतर्गत थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आर्टिकल लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। ठीक है, तो मतलब 371 की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 371G जो था, ध्यान रखिएगा, ये मिजोरम के लिए था, एच वाला था आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए, और जो आई था ये था आपका गोवा के लिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन तीनों में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, एडमिन ही होता है। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि गलत है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 79। आर्टिकल 85 में आपका बिल्कुल सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात की गई है, और आर्टिकल 86 लिखा हुआ है जो कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत है, आर्टिकल 87 होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। अगला है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो आर्टिकल 61 में बिल्कुल इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बहुमत है वो विशेष बहुमत आर्टिकल 61 में जो स्पेशल मेजोरिटी की बात की वो बहुत ही ज्यादा विचित्र टाइप की है। हमेशा हम लोग देखते हैं 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है, मतलब हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेशल मेजोरिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी और कहीं पे भी इस मौजूद स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 73 है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में मेंशन है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला है इसी में, तो यहाँ पर आप देखिए सारे ही ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कम अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आता है, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, which of the following case the Supreme Court has accepted independence of judiciary as an element of basic structure of the constitution। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में इस बात को स्वीकारा था कि जो आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसके अंदर शामिल है, या बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी होती है। तो ये आपका कुमार पद्मा प्रसाद केस था। ठीक है, 1992 में 1992 में कुमार पद्मा प्रसाद जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसका ही एक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा में सीटों के आधार पर आपको इन स्टेट्स को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो मध्य प्रदेश में आपकी टोटल 230 सीटें हैं, कर्नाटका में आपकी 224 सीटें हैं, बिहार में आपकी 243 सीटें हैं और तमिलनाडु में आपके 234 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 171 लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषदों का गठन, आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 176 लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर होता है एज फार एज स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड। तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट ऑप्शन या सही विकल्प का ही आपको चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट या भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है आपका भोपाल MP में है। वहीं पर जो वन उत्पादकता संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये आपका रांची झारखंड में है। ठीक है, तो ये आपका रांची झारखंड में हो जाएगा। बाकी इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका बेंगलुरु में ही है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन वाज द WHO एस्टेब्लिश्ड। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो इस हिसाब से 96 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, एक तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर का नाम लिखा हुआ है। तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल रोम इटली में मौजूद है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी नाटो का हेडक्वार्टर लिखा हुआ है बर्लिन, जो कि गलत है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है, तो यही वाला हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर जाएगा। बाकी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बर्न में है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब आप कह सकते हैं एशियान का जो हेडक्वार्टर है ये आपका जकार्ता में है, ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर ब्रुसेल्स बेल्जियम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो जर्मन वॉच के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का हिस्सा कौन नहीं है? तो पहले भी बात कर चुके हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 6 जून 1997, और इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। तो 7 मेंबर्स कौन से हैं इसके? तो एक आपका बांग्लादेश हो जाएगा, फिर आपका भूटान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन वाज एशियान एस्टेब्लिश? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और एशियान में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल 10 मेंबर्स हैं, ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो ये टोटल 10 कंट्रीज हैं कहां पर? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं? और पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वीना ऑस्ट्रिया में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर, और 1960 में ओपेक को बनाया गया था। फाउंडिंग मेंबर इसके कौन थे? तो एक आपके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया ये आपके हो जाएंगे अरेबियन पेनिनसुला में। जो वेनेजुएला है ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर आपका वीना ऑस्ट्रिया में, ये आपका हो जाएगा यूरोप में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ये आपका चेन्नई में नहीं, ध्यान रखिएगा, ये आपका चंडीगढ़ में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कटक में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ध्यान रखिएगा, ये आपका पणजी में है, ठीक है, गोवा में। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, ये आपका चेन्नई में है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो ध्यान रखिएगा, जो सुंदर ढूंगा हिमानी है या हिमनद है, ये आपका बागेश्वर मौजूद है। और उसके बाद कह रहा है कि नागपुरिया भाषा किस जिले में बोली जाती है? तो नागपुरिया भाषा आपकी चामोली में बोली जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलीफ ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी आफ्टर द केदारनाथ डिजास्टर ऑफ 2013 नोन एज, मतलब 2013 का जो केदारनाथ आपदा था उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया जो अभियान था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका ऑपरेशन सूर्या होप, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सूर्या होप। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ऑपरेशन सूर्या होप के नाम से जाना जाता है, ये पहले ही यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 फरवरी 1960? तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का 24 फरवरी 1960 में एस्टेब्लिश नहीं किया गया था पूछा जा रहा है? तो बागेश्वर एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, बाकी 24 फरवरी 1960 में आपका उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चामोली ये सारे एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका कि दानपुर वैली ऑफ कुमायूं इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कुमायूं की जो दानपुर घाटी है किस जिले में मौजूद है? तो ये आपकी बागेश्वर जिले में मौजूद है। और इसी में अगला क्वेश्चन है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू उत्तराखंड ऑन 1 अप्रैल 2001। तो 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के रिकमेंडेशन पे। और जो कुमायूं की दानपुर वैली है ये आपकी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107, मौलिंगला पास किसे जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मौलिंगला दर्रा है ये आपका उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, मतलब उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है इसे तिब्बत से जोड़ता है मुलिंगला पास, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन वाज द असान बैरेज वाज कंस्ट्रक्टेड? असान बैरेज का निर्माण कब किया गया था? तो ये आपका 1967 में इसका निर्माण किया गया था। वहीं पर इसी में अगला पार्ट है कि कुमायूं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कुमायूं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी
1976 में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, इन विच स्टेट ऑफ उत्तराखंड गंगोली हाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स। तो सरयू और रामगंगा के बीच में गंगोली हाट मौजूद है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 1010, वेन एंड वेयर वॉज उदय शंकर नृत्य नाटक एकेडमी स्टेब्लिश। तो उदय शंकर नृत्य नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी 2003 में अल्मोड़ा में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111, वेन वॉज द कुमायूं काउंसिल स्टेब्लिश। तो कुमायूं काउंसिल का गठन या कुमायूं परिषद का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1916 में। और पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर लोकेटेड है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सेटअप। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये आपका रुड़की में मौजूद है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, द प्लेस वेयर द रिवर अलकनंदा मीट्स द रिवर धौलीगंगा। अलकनंदा धौलीगंगा से कहां पर मिलती है। तो ये आपकी विष्णुप्रयाग में मिलती है। बाकी आप देखिए नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114, द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन इज अवेलेबल अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द लैंड आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो टोटल आप कह सकते हैं 45% जो लैंड है टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का, या फिर आप कह सकते हैं जो कुल कृषि भूमि है उसका 45% आप कह सकते हो भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, मानेली भारी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मानेली भारी जो प्रोजेक्ट है ये आपका भागीरथी नदी पर है। और नानक सागर झील उत्तराखंड के किस राज्य जिले में है। तो आप कह सकते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नानक सागर झील उपस्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कॉल्ड मायापुरी। मतलब हरिद्वार को मायापुरी किस पुराण में बोला गया है। तो आप कह सकते हैं कि स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी बोला गया है। और हेडक्वार्टर जो है आपका वुमेन डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वो कहां पर है। तो ये आपका अल्मोड़ा में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, तो मायावती आश्रम कहां पर मौजूद है, उत्तराखंड के किस जिले में मौजूद है। तो फेमस मायावती आश्रम जो है ये आपका चंपावत में है। और नंदा देवी जो आपका माउंटेन पीक है, पर्वत शिखर है, ये किस कहां पर स्थित है। तो ये आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो इस हिसाब से आप देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं, कालागढ़ डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो कालागढ़ डैम है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है। तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119, हेडक्वार्टर ऑफ द उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। तो ये आपका अल्मोड़ा में है। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन हैड द सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को ध्यान रखिएगा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और आप कह सकते हैं फेमस गौचर मेला वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो गौचर मेला जो प्रसिद्ध गौचर मेला है इसका शुरुआत हुआ था 1943 में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट कम अंडर द मोस्ट अर्बनाइज्ड टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट। तो जो टॉप 4 मोस्ट अर्बनाइज्ड या फिर आप कह सकते हैं सर्वाधिक नगरीकृत शीर्ष 4 जिले उत्तराखंड के कौन से हैं। तो एक आपका है नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। तो आप देखिए यहाँ पर चामोली उस लिस्ट में नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो शीर्ष 4 जिले हैं उनमें नहीं आता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो शीर्ष 4 जिले हैं ध्यान रखिएगा उसमें वो 4 जिले कौन से हैं। तो एक आपका उत्तरकाशी है, दूसरा आपका पिथौरागढ़ है, तीसरा आपका बागेश्वर है और चौथा आपका चामोली है। तो यहाँ पर आप देखिए चंपावत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चामोली होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, 2019 में प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय से कितने रुपए अधिक होने की संभावना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है 1 लाख आप कह सकते हैं 18,933। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, संरचनात्मक दृष्टि से 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है, उनका योगदान लगभग 20 से 25% तक होने की संभावना है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 125, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड लोएस्ट इन द ईयर 2017-18। तो 2017-18 में किस डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये सबसे कम था, मतलब सकल जिला घरेलू उत्पाद जो था वो सबसे कम कहां पर था, उत्तराखंड में 2017-18 का जो आप कह सकते हैं अनुमान आया था, तो हम कह सकते हैं रुद्रप्रयाग का जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सबसे कम आंका गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अलॉटेड फॉर द मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना। तो हम मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना के लिए 13 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। वहीं पर आप देखेंगे कि जो आपका नंदा गौरा योजना है उसके लिए 120 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऋषिकेश। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2019 में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ये आपका ऋषिकेश में आयोजन इसका किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, प्रवीण कुमार अभी हाल ही में हाई जंप में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में कौन सा मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, किसमें, हाई जंप में, प्रवीण कुमार ने। वहीं पर अगर मनीष नारवाल की बात की जाए तो उन्होंने शूटिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129, Who has recently won the women's single title in 2021 US Open टेनिस टूर्नामेंट। तो हाल ही में 2021 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, एमा रादुकानु। ठीक है, एमा रादुकानु ने आप कह सकते हैं कि 2021 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं पर 2021 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो वो आपके हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक लिखी है। तो बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला पार्ट है कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर शीर्षक वाली पुस्तक किस बिजनेस वुमेन का संस्मरण है या किस बिजनेस वुमेन की मेमोरीज के ऊपर लिखी गई है। तो आप कह सकते हैं इंदिरा नुई। तो इस हिसाब से आप देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद। हाल ही में इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना ने स्वदेश में विकसित पहले नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेल है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ आप कह सकते हैं कि इंडियन नेवी ने एक एमओयू साइन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रोन का उपयोग करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में दवाएं भेजने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, इन विच सिटी द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट हैज रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो गुवाहाटी में आप कह सकते हैं कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या फिर ऑयल पाम बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। और इस सम्मेलन की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट IVF कॉल्फ ऑफ बुफेलो ब्रीड बनी हैज रिसेंटली बीन बॉर्न। मतलब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो बुफेलो ब्रीड है बनी है ना, उसको कहां पर पैदा किया गया है। तो गुजरात आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, एक्सपो 2020 इज द फर्स्ट एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन द मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एशिया रीजन। मेन थीम ऑफ द दुबई एक्सपो 2020। तो जो दुबई एक्सपो हुआ था 2020 का, है ना, उसका मुख्य विषय क्या था। तो ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136, विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड MOU ऑन रिसर्च फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड सेटअप द ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट। तो डेनमार्क के साथ इंडिया ने एक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो डेनमार्क इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 137, Which 4 countries have recently announced the launch of new quadrilateral economic forum? हाल ही में किन 4 देशों ने नया चतुर्मुखी आर्थिक मंच शुरू करने की घोषणा की है। तो भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये आपके प्रकाश पादुकोण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139। इन विच ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली डेडिकेटेड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू द नेशन? तो हम कह सकते हैं महोबा और झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब टू प्रमोट फुटबॉल? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज इनॉग्रेटेड द ट्राइफेड आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। और हाल ही में किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये आपके एमसी मैरी कॉम को चुना गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा में वायु प्रदूषण रोधी टावर का निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भेल है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनेस्को फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2025। 2021 से 25 तक के लिए जो इंडिया है उसको दोबारा से इलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ यूनेस्को में। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए इंडिया को 2021 से 25 के लिए दोबारा से चुना गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। विच 2 कंट्रीज हैव रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ द 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? तो हाल ही में किन 2 देशों को 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो वो आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 145। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेश हैज रिसेंटली अपॉइंटेड शोम्बी शार्प एज द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। मतलब हाल ही में आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश को शोम्बी शार्प को मतलब संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने शोम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। तो यह किस देश से संबंधित है? तो ये आपके अमेरिका से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146। अ कनेक्शन पॉइंट इन एनी नेटवर्क वेयर डाटा ट्रांसमिशन एंड्स, व्हाट डू यू कॉल हिम? तो किसी भी नेटवर्क में जो कनेक्शन पॉइंट होता है जहां पर डाटा ट्रांसमिशन का अंत होता है उसे नोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम और सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम? कौन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या फिर स्रोत कोड को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में परिवर्तित कर देता है? तो ये आपका कंपाइलर होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इसमें वर्ड प्रोसेसर होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका हो जाएगा मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका स्प्रेडशीट हो जाएगा और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा और जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है आपका स्प्रेडशीट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड इन एविएशन सेक्टर? तो डॉट आप कह सकते हो एक्रो। डॉट एक्रो जो होता है वो एविएशन सेक्टर में डोमेन नेम यूज किया जाता है। वहीं पर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डॉट बिज यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का आखिरी सवाल है। देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो वेन हाल्फ क्रीपर और मंकी, ध्यान रखिएगा तीनों ही कंप्यूटर वायरस हैं। बाकी जो बिंग है ध्यान रखिएगा ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.